जय श्री राम। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। हमने बसंत के इसी तरह से पहले 3 पाठ कर लिए हैं और आज भारत की खोज जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक, उसका शीर्षक है अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला, पहले बेटा मैं आपको इससे वाकिफ करा देता हूँ कि अहमदनगर का किला महाराष्ट्र के पास भिंगर नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान निजाम शाही वंश के पहले सुल्तान मलिक अहमद ने करवाया था। इसे ब्रिटिश राज के दौरान जेल के रूप में प्रयोग किया गया था। वर्तमान में किला भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर के प्रशासन के अधीन है। 1944 में अहमदनगर किले में अंग्रेजों द्वारा दिए गए कारावास जेल के दौरान नेहरू ने प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। तो बेटा आज हम उसी कहानी को पढ़ रहे हैं। 1944 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनको अंग्रेज़ों ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के किले में भेजा 13 अप्रैल 1944 को, तो वहाँ पर नेहरू जी ने देखा कि यहाँ इस प्रकार से समय व्यतीत होने वाला नहीं है और वो बाग बगीचे, बागवानी के काम में लग गए, पेड़ पौधों की देख रेख में लग गए। लेकिन वहाँ की जो मिट्टी थी, वहाँ का जो प्रशासन था जेल का, उन्होंने ज़्यादा उसमें उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर नेहरू जी के मन में आया कि खुदाली छोड़ करके कलम उठानी चाहिए, और फिर उन्होंने कलम उठाई और वहाँ रहते रहते अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। तो आज हम वही पुस्तक, उसी नेहरू जी की लिखी हुई पुस्तक के अंदर की जो बातें हैं भारत की खोज, उसमें से हम अहमद किले के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखें। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा। विशेषण 9वीं, संख्यावाचक विशेषण। कितनी बड़ी बात है एक राजनेता की 9वीं जेल यात्रा। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। 20 महीने, करीब करीब 1 साल और 8 महीने, यानी हम इनको पौने 2 साल भी कह सकते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। और जिस दिन जेल में गए नेहरू जी, उस दिन वहाँ पर आसमान में झिलमिलाता हुआ दूज का चांद बड़ा चमकीला होता है, तेज होता है। तो उसको हर कोई, जो हमारे पूर्वज थे, प्राचीन आदमी थे, आज भी हैं, वो पहचान लेते हैं, वो देख के ही बता देते हैं कि दूज का चांद है। उस चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। ये पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, देखिए 1 महीने के अंदर 2 पक्ष आते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और फिर होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष पहले आता है,
कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में के बाद आती है अमावस्या, और अमावस्या के बाद हमारा शुरू होता है शुक्ल पक्ष, और उसमें आती है पूर्णमासी। पूर्णमासी के बाद फिर कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हमारे देशी महीनों में 2 पक्ष होते हैं। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया, और उसके बाद जब भी हर दूज को, शुक्ल पक्ष की हर दूज को नया चांद उगता तो मुझे अपने 1 महीने की याद दिला जाता कि 1 महीना मेरा यहाँ पूरा हो चुका है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा, मेरे बंदी जीवन का, जेल के कारावास के जीवन का स्थायी सहचर, सहचर साथी, स्थायी जो हमेशा मेरे साथ रहता था, वो मेरा मित्र रहा, सहचर रहा। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, और उसने मुझे ये बात भी याद दिलाई कि हर अंधेरे के गुजरने के बाद प्रकाश जरूर आता है। यानी हर व्यक्ति के जीवन में दुखों के बाद सुख जरूर आता है, समस्याओं का समाधान अवश्य होता है। हर कोई हमेशा के लिए गरीब या लाचार नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रकृति हमें बताती है, और प्रकृति से ही हमारे पूर्वजों ने सीखा और हमें बताया है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। अब जवाहरलाल नेहरू जी के पास काफ़ी समय था। उन्होंने, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो पहले वाली जेलों में भी इसी तरह बागवानी करते थे, यहाँ भी उन्होंने बागवानी शुरू की। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। तपती धूप, तेज धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाता रहता, काम पर लगा रहता। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। मिट्टी खराब थी, पथरीली, पत्थरों, टूटे फूटे पत्थर पड़े थे वहाँ पर, सख्त थी, और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। क्योंकि वो किला था, उस किले ने हजारों अनेकों युद्ध देखे थे, तो उन कोई राजा आ गया, कहीं से तोड़वा दिया, कहीं से बना दिया, इस तरह से अवशेष वहाँ पर बिखरे हुए थे। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्धों और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी है। क्योंकि ये इतिहास स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है अहमदनगर का किला, और अतीत में इसने कई युद्धों को देखा है, और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ, अनेक राजा यहाँ आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने महल बनाए। और संधि जो है, संधि का शाब्दिक अर्थ है समजमा में धी, संधि, समजमा में धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपको पिछली क्लासों में भी बताया गया, अब की बार भी हमने संधि की है। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर सुन लो, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो आशा है आप संधि को भी अच्छी तरह से कर पाएंगे।
यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इसे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। ये घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। तो देखिए, अहमदनगर का कोई बड़ा इतिहास नहीं है, लेकिन एक घटना जुड़ी हुई है चांद बीबी। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षक के रूप में काम किया था। तो ये चांद बीबी का परिचय। और चांद बीबी को अक्सर, जिसने हम किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो ये जो गद्दार हैं, ये हमारे देश में कभी से ही है। हर आदमी के पीछे एक आदमी जो है ना, उसकी गद्दारी करने में लगा हुआ है। और इसीलिए जो सोने की चिड़िया भारत था, वो सोने की चिड़िया क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पर लूटने खसोटने वाले बहुत हैं, आपस में गद्दार बहुत हैं, चमचागिरी करने वाले बहुत हैं। तो हमें आसपास उन व्यक्तियों को भी पहचानने की ज़रूरत है। तो चांद बीबी, ये चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से जानी जाती थी, और इन्होंने हाथ में तलवार लेकर के अकबर की सेना का सामना किया था। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, शायद वो अकबर को उसी समय मार देती और हम उसी समय हमें अपना राजपाट मिल जाता। लेकिन नहीं, भाग्य के अधीन कुछ और ही था, और हमारे ही एक आदमी ने उनका अंत कर दिया, उनकी हत्या कर दी। तो ये बड़ा देश का दुर्भाग्य रहा है। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। तो जब खुदाई की गई तो खुदाई में अनेकों प्रकार के गुंबद, इमारतों के हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। तो हम इस सतर पर कि उनकी सतह तक जाएं, उनकी खुदाई करें, वो हमारे पास इतने साधन नहीं थे और नहीं अधिकारियों ने इसकी मंजूरी दी। तो अब मैंने कुदाल छोड़कर, कुदाल, कस्सी, फावड़ा, खुदाली, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। और बच्चों, ये आपको बताऊं मैं, कलम की जो ताकत है वो हर औजार से बड़ी है। कलम दिखने में छोटी है, लेकिन कलम के जो कमाल हुए हैं, समय समय पर लेखक और कवियों ने कलम के द्वारा हमें जागृत किया है, वो हथियार हमें जागृत नहीं कर सके। इसलिए कलम की बहुत बड़ी ताकत है। पर मैं अब तक आज़ाद नहीं हो जाता, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। नहीं पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। और नेहरू जी ने कहा कि मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं पैगंबर बन करके, उसके बारे में भगवान बन करके, ईश्वर बन करके मैं भविष्य के बारे में भी नहीं लिख सकता। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विचारों और क्रियाकलापों के साथ
संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। लेकिन जवाहरलाल जी ने सोचा कि मैं बगैर किसी इतिहासकार की, विद्वान की सलाह के बिना भी कुछ लिखता हूँ तो वो भी गलत होगा, इसलिए मुझे उनका सामंजस्य भी ले बिठाना चाहिए। मुझे इस प्रकार से उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि मैं किसी इतिहासकार की मदद लूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। गेटे कौन है ये? गेटे इतिहासकार हैं। गेटे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और उन्होंने कहा था कि लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी हमें अपने मन के विचार किसी के सामने जब एकांतवास में बोल नहीं सकते तो लिख करके हम अपना बोझ हल्का कर सकते हैं। ये बात गेटे ने कही थी। अतीत का दबाव, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत आनंदित करता है, कभी कभी धीरे धीरे ये हमारी क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। यह दबाव दम घोटू होता है। दम घोटू गले को घोटने वाला, दम को निकालने वाला, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी बीजों के उल्लास का, उल्लास खुशी का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, उनकी पराजयों की दुखद कहानी का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का, हैरतअंगेज आश्चर्य में डाल देने वाले साहसिक कामों का, जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान परिस्थिति लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। इसी विशिष्ट महत्वपूर्ण विरासत का जो विचार था और वर्तमान में से लागू करने की जो बात एक लंबे अरसे समय से मेरे मन में घर किए, मेरे मन में बैठी हुई है, इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। विषय की जो कठिनाई है, क्योंकि ये विषय लिखने का जो विषय है इतिहास का, ये बड़ा कठिन है और जटिल मुश्किल रास्ता है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। और जवाहरलाल जी ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं तो केवल सतही तौर पर, आरंभिक तौर पर इसका केवल स्पर्श ही कर सकता हूँ, अर्थात मैं बहुत बड़ा लेखक नहीं हूँ। तो बेटा आज हमने ये पाठ पढ़ा है, इसका एक बार आपने फिर अध्ययन करना है और इसके पाठ के अंदर जो छोटे छोटे प्रश्न आए हैं उन सब को भी हमने लिखना है। सो आप सभी बच्चों का धन्यवाद। जय श्री राम। मैं राजेश शास्त्री, G++ बहड़ी कुंगर,
बवानी खेड़ा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। धन्यवाद।